सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जीवन में रसायन। इसके अंतर्गत हम पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ रहे थे कि पीएच कहाँ पर किस तरह से उपयोगी होती है। एक पॉइंट, जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था वो था कि भोजन के पाचन में पीएच की भूमिका। भोजन के पाचन में भूमिका, इस पे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि जब हम भोजन करते हैं तो ये भोजन जब हमारे आमाशय में पहुँचता है तो आमाशय में इसमें जठर रस मिलाया जाता है। उस जठर रस में मुख्य रूप से HCl होता है और उसकी पीएच का मान 1.2 होता है। बड़ा प्रबल अम्ल होता है और किसी भी प्रकार की जो भोजन है उसे ये बिल्कुल लेह के समान यहाँ पर परिवर्तित कर देता है, गला देता है। ये इसका काम होता है। परंतु होता क्या है कि जब कई बार हम ज़्यादा तले हुए भुने हुए मसालेदार भोजनों का उपयोग करते हैं, ज़्यादा वसीय भोजनों का उपयोग करते हैं, तो ये जठर रस या HCl अधिक मात्रा में हमारे आमाशय में निर्मित होता है। और ऐसी स्थिति में हमें उस अम्ल के प्रभाव से, क्योंकि बड़ा दाहक अम्ल है, 1.2 pH काफ़ी कम pH है, बड़ा तेज अम्ल है ये, तो इसके कारण हमें पूरी आहार नाल में, पूरी नलिका में जलन और दर्द का अनुभव होता है, पेट में दर्द होता है। तो इसे हमने कहा था एसिडिटी, मतलब एसिड का बढ़ जाना। और इसका उपचार वही है, क्योंकि अम्ल का उपचार है क्षार से क्रिया करवा के उसे शांत या कमज़ोर किया जा सकता है। तो अम्लता के कारण जब पेट में दर्द और जलन होती है तो हमें क्षार का उपयोग करना पड़ता है। दुर्बल क्षार, थोड़े से कमज़ोर क्षार हम काम में लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसे कहा जाता है। मैग्नीशियम का दूध पेस्ट के समान होता है और जब हम इस औषधि को, इसका उपयोग दवा के रूप में करते हैं तो ये अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, उदासीनीकरण क्रिया होती है और हमें दर्द और जलन से राहत मिलती है। ठीक है भाई। तो जो एसिडिटी होती है उसके लिए जो औषधियाँ काम में लेते हैं, एंटी एसिड या एंटीसिड कहा जाता है। फुल यही है, एंटी एसिड, एसिड को कम करने वाले। ठीक है भाई। परंतु उसे हम क्या कहते हैं, एंटीसिड। और एंटीसिड औषधियों के रूप में दुर्बल क्षार का उपयोग हम करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो हम पढ़ चुके थे। एक और अच्छा पॉइंट है, देखो, मुंह की पीएच। दूसरा पॉइंट है हमारे मुंह की पीएच। देखिए हमारा जो मुंह है, मुंह में आप देखते हैं कि मुंह में अंदर जो हमारे सदैव नमी या गीलापन बना रहता है, उस मुंह की पीएच का मान सामान्य रूप से 6.5 होता है। मतलब हमारे मुंह में जो लार बनती रहती है उस लार की पीएच सामान्य रूप से 6.5 होती है। और इतनी होना भी चाहिए, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। परंतु जब किसी कारण से पीएच का मान घट जाता है और लार की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे मुंह में अंदर जो लार है उसकी पीएच किसी भी कारण से घट जाए, 6.5 के स्थान पर घटती घटती वो 5.5 तक आ जाए, मतलब अम्लता बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे मुंह में जो दांत हैं उन दांतों को नुकसान पहुंचने लग जाता है और इसे हम कहते हैं दंत क्षय, दांतों को क्षति पहुंचना। मुंह की पीएच, दांतों को नुकसान, तो दंत क्षय होने लग जाता है दांतों में, क्योंकि अम्लता के कारण दांत कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। हमारे दांतों की जो परत है वो इनेमल जिसे कहते हैं, वो मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। कैल्शियम फास्फेट, और बड़ा मजबूत पदार्थ है। अगर यूँ देखा जाए तो हमारे शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ है। जिन पदार्थों से हमारा शरीर बना है
उसमें सबसे ज़्यादा कठोर या मजबूत पदार्थ है कैल्शियम फास्फेट, जिससे हमारे दांत बने हुए हैं। परंतु जब अम्लता मुंह की लार की पीएच का मान 5.5 से घट जाता है, कम हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में इस कैल्शियम फास्फेट की मजबूत परत या हमारे दांतों को भी नुकसान पहुंचने लग जाता है, और दांतों को नुकसान पहुंचना दंत क्षय, दांतों को क्षति कहलाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि दंत क्षय मुंह की पीएच से प्रभावित होते हैं हमारे दांत। होता क्या है, क्यों ऐसा होता है? जनरली पीएच 6.5 होना चाहिए, परंतु जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद भोजन के महीन सूक्ष्म छोटे बारीक बारीक कण हमारे दांतों के बीच रिक्त स्थानों में, जैसे ये दांत है ना, तो इनके बीच यहाँ पर रिक्त स्थानों में वे महीन भोजन के कण फंसे रह जाते हैं। और जब ये भोजन के कण यहाँ पर फंसे रह जाते हैं तो बाहर से बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, अभी मैं बोल रहा हूँ वायु के साथ सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीव मेरे मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सूक्ष्म जीव इतने महीन, इतने बारीक होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, और वायु के साथ हमारे मुंह में दांतों तक पहुंच जाते हैं। जब मुंह में ये पहुंच जाते हैं तो ये जो भोजन के कण, जो भोजन हमने किया है, उस भोजन के कण जो हमारे दांतों में धंसे हुए हैं, उन भोजन के कणों का अपघटन करते हैं, या हम कह सकते हैं साधारण भाषा में कि ये बैक्टीरिया उन भोजन के कणों को खाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, इनके अपघटन से अम्ल निर्मित होता है, एसिड बनते हैं, और एसिड बढ़ने के कारण ही यहाँ पे अम्लता बढ़ जाती है और पीएच का मान घटकर 5.5 के लगभग या इससे भी कम हो जाता है। ठीक है, तो जब पीएच का मान 5.5 से कम होगा तो दांतों को नुकसान होने लग जाता है, और इसे ही हम दंत क्षय कहते हैं। तो दंत क्षय का कारण आपके सामने आ चुका है कि भोजन करने के बाद भोजन के महीन कण जब दांतों में फंसे रह जाते हैं तो बाहर से सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया दांतों में प्रवेश करते हैं, मुंह में प्रवेश करते हैं, और भोजन के महीन कणों का अपघटन करते हैं, जिससे अम्लता में वृद्धि होती है और दांतों को नुकसान पहुंचता है। अब हमें क्या करना है, इससे बचाव के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए भोजन करने के बाद हमें मुंह को ठीक प्रकार से साफ करना चाहिए। ठीक है, जब आप भोजन करें तो भोजन के बाद मुंह को इस तरह से सफाई करें अंदर से कि दांतों के बीच कोई भोजन के महीन कण फंसे नहीं रहे, ताकि ये क्रिया नहीं होगी, दंत क्षय नहीं होगा, बैक्टीरिया प्रवेश भी करेंगे तो उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, और या फिर हम ऐसा करें कि जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो क्षारीय पेस्ट का इस्तेमाल करें। जनरली जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं वो क्षारीय पेस्ट होते हैं, और उस क्षार में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आती है। ठीक है, तो पेस्ट होना वो कंपनी का होना चाहिए, मतलब कोई सी भी कंपनी वाला की, बाकी वो वैलिड कंपनी होना चाहिए। ऐसे ही लाल, पीले, काले मंजनों का हमें उपयोग नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि वे क्षारीय होते हैं और हमारी अम्लता को कम करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो दंत क्षय से बचाव के हमें 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि जिस पेस्ट का उपयोग हम करें वो क्षारीय होना चाहिए, मतलब दंत क्षय से बचाव के लिए क्षारीय टूथपेस्टों का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा बचाव ये है कि भोजन करने के बाद मुंह को अंदर से ठीक प्रकार से साफ करना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट था। पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग में हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं। तीसरा पॉइंट देखो, मृदा की पीएच, मिट्टी की पीएच। अब देखो, मिट्टी की पीएच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। खेतों में आपने देखा होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, कुछ क्षेत्रों में मक्का, ज्वार, बाजरा अधिक उगाए जाते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन, मूंगफली, है ना, सरसों आदि को उगाया जाता है। इसका कारण एक जलवायु कारण है ही सही, परंतु एक इम्पोर्टेंट कारण पीएच भी है, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में खेतों की मिट्टी की पीएच का मान अलग अलग होता है, और इस पीएच को ज्ञात करके और उसमें कौन सी पीएच में कौन सी फसल उग सकती है या अच्छा उत्पादन दे सकती है, वो जानकारी किसान को होनी चाहिए, तब जाके उसे फसल का अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों को उगाया जाता है।
मिट्टी की पीएच ज्ञात करने के लिए दो संस्थाएं वर्तमान में मुख्य रूप से कार्यरत हैं। एक होता है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क बनाई जाती है संस्थाएं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने खेत की थोड़ी सी मिट्टी ले जाना है और वो उसकी पीएच बता देंगे और बता के आपको इतना भी गाइडेंस कर देंगे कि इसकी पीएच कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है और किस पीएच पर कौन सी फसल का कितना अच्छे से उत्पादन हो सकता है। तो एक संस्था तो ये है और दूसरा है कृषि विज्ञान केंद्र, जो हमारे यहाँ भी स्थापित है। ये कृषि विज्ञान केंद्र भी गवर्नमेंट की एक संस्था है जो आपको मृदा का परीक्षण करके देगी, निःशुल्क होगी। आपको आपकी खेत की थोड़ी सी मृदा ले जाना है कृषि विज्ञान केंद्र में, मृदा की वो पीएच ज्ञात करेंगे और आपको बता देंगे कि भाई आपकी खेत की मिट्टी की पीएच का मान इतना है और उसमें ये फसल तो अच्छे से उग सकती है और अगर आप इस फसल को उगा रहे हैं तो इसका उत्पादन कम होगा, है ना। मृदा की पीएच को बढ़ाना घटाना है उसके भी वो बता देते हैं। तो मतलब इम्पोर्टेंट कारण है, अगर आपको पीएच की जानकारी है तो आप खेतों से फसलों से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। एक और चीज़ देखो कि कई बार आपने देखा होगा किसानों द्वारा जब मिट्टी की खेतों की अम्लता बढ़ जाती है तो किसानों द्वारा खेतों में दुर्बल क्षार छिड़के जाते हैं। आपने देखा होगा चूने को छिड़कते हुए किसानों को, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर आप इसे पानी में घोल के कर लेते हैं तो CaO या इसका पाउडर किसी भी रूप में आप छिड़क सकते हैं और ये जब आप छिड़क देते हैं तो ये क्षार है दुर्बल क्षार, क्षारीय प्रकृति का। तो दुर्बल क्षार होने के कारण जब खेत पे छिड़कते हैं ना तो अम्लता थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब पीएच का मान बढ़ जाता है। ये एक प्रश्न बनता है कि किसानों द्वारा खेतों में चूने को क्यों छिड़का जाता है। तो किसानों द्वारा खेतों में चूना छिड़कने का कारण है कि जब खेतों में मृदा की पीएच का मान कम हो जाता है, अम्लता बढ़ जाती है, तो उस अम्लता को थोड़ा सा कम करने के लिए किसानों द्वारा चूने को छिड़का जाता है। अब ये चूना कितना छिड़कना है, कितनी मात्रा में छिड़कना है, ये दोनों संस्थाएं आपको बता देती है। ठीक है भाई, कि 1 बीघा में कितना या 1 हेक्टेयर में कितना आपको चूना छिड़काव करना है। तो इसका वहाँ से आपको प्रशिक्षण मिलता है और इस आधार पे आप आपके खेत की मिट्टी की पीएच को सुधार सकते हैं। तो पीएच एक इम्पोर्टेंट कारण है खेतों में भी फसलों के उत्पादन के लिए। तो ये एक और पॉइंट हमने पढ़ लिया है मिट्टी की पीएच। इसके बाद देखो कीटों में रसायन, मतलब कीटों में भी अम्लोक्षार होते हैं। छोटे कीट आपने देखे होंगे, उन कीटों में जब वो डंक लगाते हैं तो उनके डंक में अम्ल मुख्य रूप से या कुछ में क्षार भी होते हैं। जब ये डंक मारते हैं तो अपनी रक्षा के लिए ऐसा सिस्टम इनमें होता है प्रकृति की तरफ से कि इनमें अपनी रक्षा करने के लिए डंक नामक संरचना पाई जाती है और जब दूसरे जीव पर ये डंक से प्रहार करते हैं तो डंक के माध्यम से दूसरे जीव में अम्ल प्रवेश कर जाते हैं। जब अम्ल दूसरे जीव में प्रवेश कर जाते हैं तो अम्लता के कारण यहाँ पर जैसे अम्ल छोड़े गए हैं, जैसे किसी चींटी ने या किसी कीट ने हमें काटा है तो उस स्थान पर उसके डंक के माध्यम से अम्ल पहुँचता है और अम्ल जलाने वाले होते हैं, इसलिए हमें दर्द, जलन और सूजन वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। अब इससे भी बचाव के लिए हमें क्या करना है कि अम्ल से प्रभावित हो रहे हैं तो क्षार का उपयोग करना है। हमें क्या करना है कि उस डंक वाले स्थान पर दुर्बल क्षार का उपयोग कर लेना चाहिए। जैसे आप देखें कि किसी मधुमक्खी ने, किसी चींटी ने आपको काट दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट दुर्बल क्षार। अब दुर्बल क्षार मैंने अभी जस्ट आपको बताया टूथपेस्ट में होता है, चूने में होता है। तो चूना ले लो और चूने को थोड़ा सा पानी में करके और उस डंक वाले स्थान पे लगा लो, इससे आपको दर्द और जलन से राहत मिलेगी, सूजन भी नहीं होगी। या फिर टूथपेस्ट सभी के घरों पर उपलब्ध होती है, थोड़ी सी टूथपेस्ट ली और वहाँ पर आप उसे लेप उसका बना सकते हैं। ठीक है, तो कीटों के अंदर भी इस तरह से आप देख रहे हैं कि अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं और अगर अम्ल से हम प्रभावित होते हैं तो उपचार के रूप में क्षार लगा लेना चाहिए
क्षार से प्रभावित होते हैं तो अम्ल लगा लेना चाहिए। यहाँ तक कि कीट के अलावा पेड़ पौधों में भी होते हैं। एक नेटल नामक पौधे की पत्ती होती है और उस पत्ती पर इस तरह से रोम, हल्के हल्के सी बाल रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं और इसमें एसिड होता है नेटल में। गलती से जब हम इसे छू लेते हैं तो ये डंक नामक संरचना हमारी बॉडी पे प्रवेश करती है और इसके एसिड से हमें जलन और दर्द और खुजली का अनुभव होता है। इससे बचाव के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि क्षारीय कोई पौधा, जैसे जंगलों में ये पौधे होते हैं तो वहीं पर क्षारीय पौधे की पत्ती को पीसकर और उस पर लेपन कर सकते हैं। जैसे जिन क्षेत्रों में प्रकृति में जिन क्षेत्रों में नेटल नाम का पौधा होता है, लगभग उसी जलवायुवीय परिस्थिति में एक पौधा और उगता है डाक। इस डाक की पत्तियों में क्षार होता है, इसमें तो अम्ल है और डाक की पत्ती में क्षार होता है। तो जब आपको इसका बाल लग जाए, इसका रोम लग जाए और आपको दर्द और जलन हो रही हो तो डाक की पत्ती को पीस के और उस डंक वाले स्थान पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अगला पॉइंट है कीटों में रसायन, कि कुछ कीटों में और कुछ पेड़ पौधों में भी अपनी रक्षा के लिए डंक नामक संरचना पाई जाती है और उस डंक नामक संरचना में एसिड या बेस मतलब अम्ल या सार उसमें उपस्थित होते हैं जिनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। और जब प्रभावित हो जाएं तो हम अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्षार लगाएं, क्षार का प्रभाव है तो अम्ल लगाएं। आपने देखा होगा चींटी की डंक में फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल, जब चींटी किसी स्थान पर हमें काटती है तो ये फार्मिक अम्ल उसके डंक द्वारा हमारी बॉडी में छोड़ दिया जाता है और उसके प्रभाव से जहाँ पर उसने काटा है वहाँ पर हमें सूजन भी हो जाती है, खुजली होती है, जलन होती है, दर्द होता है। अब सीधा सा इलाज यही है कि ये अम्ल है तो इसको कम करना है, फटाफट आप पेस्ट लेंगे और उस स्थान पे लगा लेंगे तो इसकी जलन और दर्द से आपको राहत मिल जाती है। ठीक है भाई, तो ये था एक और पॉइंट। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट है, वो है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा में क्या होता है, देखो कि पानी की बूंदों के साथ अम्ल बरसते हैं। होता ये है कि वर्तमान समय में पृथ्वी पर वायु में विभिन्न अपशिष्ट गैसें अधिक मात्रा में हो गई हैं और जब यहाँ से पानी का वाष्पीकरण होता है, समुद्रों से पानी उड़ता है, भाप बन के उड़ता है, तो ये अपशिष्ट गैसें इनके साथ वायुमंडल में चली जाती है। या कुछ अपशिष्ट गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड आदि, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये क्या है, हल्की होती हैं। हल्की होने के कारण ये सीधी, जैसे ही रिसाव होता है किसी उद्योगों से, फैक्ट्रियों से, ये सीधी वायुमंडल में चली जाती है और जब वायुमंडल में चल जाती है ना तो वायुमंडल में जलवाष्प या नमी होती है, उन पानी की बूंदों से इन अम्लों की क्रिया हो जाती है, इनकी क्रिया हो जाती है। जो गैसें, अपशिष्ट गैसें वहाँ पर गई हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड आदि, जब ये पानी की बूंदों से क्रिया कर लेते हैं तो ये अम्लों में बदल जाते हैं। किस में बदलते हैं, अम्ल में। देखो क्रिया क्या हो रही है कि विभिन्न उद्योगों से या विभिन्न साधनों से जो अपशिष्ट गैसें छोड़ी जा रही हैं वो या तो हल्की होती है या पानी की नमी के साथ क्रिया करके और वाष्पीकरण के साथ या वायु में सीधी वायुमंडल में ऊपर की ओर चली जाती है। यहाँ पर इनकी क्रिया जलवाष्प से, पानी में उपस्थित, वायु में उपस्थित नमी से होती है और ये पानी की जो बूंदें वायुमंडल में है उससे क्रिया करके अम्लों में बदल जाती है। अब क्या होता है कि जब बरसात होती है तो ये अम्लों की बूंदें भी बरसात के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। जब ये बूंदें, अम्लों की बूंदें बरसात के पानी के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। परंतु अगर आप देखेंगे कि सामान्य रूप से जो पानी गिरता है, बरसात होती है, उसकी pH का मान 6.5 के लगभग ही होता है हमारे क्षेत्रों में, और ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा नहीं कहेंगे। हालांकि क्योंकि pH का मान 7 से तो कम है
तो 7 से कम है, इसलिए वो अम्लीय तो है परंतु अम्लीय वर्षा नहीं कहेंगे, या हम कह सकते हैं कि इतनी पीएच वाली जो बरसात है वो नुकसानदायक नहीं होती है। परंतु जब इस तरह की घटना ज़्यादा होती है, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ज़्यादा वायु प्रदूषण है, ज़्यादा उद्योग है, वहाँ पर चांस ज़्यादा बन जाते हैं कि पीएच का मान, जो बरसात में पानी गिर रहा है उसकी पीएच का मान 5.5 से भी लगभग कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो बरसात होती है उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। अम्ल बरस रहे हैं पानी में, केवल अम्लीय नहीं होते हैं, बरसात की बूंदें होती है परंतु अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में ये जो बूंदें हैं, ये जो बरसात है, वो हमें मनुष्यों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, भवनों और स्मारकों आदि सभी को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसके प्रभाव से क्या होता है, मनुष्यों में त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं और आंखों के रोग हो जाते हैं। ज़्यादा अम्लीय है तो स्किन का कैंसर भी हो जाता है, पेड़ पौधे जल जाते हैं अम्लता के कारण, ये सारे नुकसान इससे होते हैं। भवन और स्मारक जैसे ताजमहल जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है वो अम्ल से क्रिया कर लेता है, उस पर पीलेपन की परत छा जाती है। तो इस तरह की घटना अम्लीय वर्षा के कारण उत्पन्न होती है। आई बात समझ में? यह है अम्लीय वर्षा कि पीएच का मान, बरसात के पानी की पीएच का मान जब 5.5 से कम होता है तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। और ये अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, मनुष्यों, भवन, स्मारकों आदि सभी पर घातक प्रभाव छोड़ती है। मनुष्यों में त्वचा का कैंसर हो जाता है, घातक बीमारी है। होता क्या है कि लगातार अम्ल जब गिरते हैं तो त्वचा डैमेज हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है एक तरह से ज़्यादा प्रभावित होने पर, और कैंसर का रूप भी धारण ले सकती है। सामान्य क्षेत्रों में देख लोगे, जैसे हमारी और भी जब वर्षा के जल में हम ज़रूरत से ज़्यादा भीगते हैं, थोड़े ज़्यादा समय रह जाते हैं तो हमें स्किन पर कुचर या खुजली होने लग जाती है। कारण है उसमें अम्ल होते हैं। हालांकि हमारी तरफ जो वर्षा होती है उसकी पीएच लगभग 6.5 होती है, अम्लीय वर्षा तो नहीं है। अगर वही वर्षा 5.5 होती तो त्वचा पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक टॉपिक है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में आपको लिखना है कि वर्तमान में प्रकृति में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट गैसें होती है। ये अपशिष्ट गैसें जलवाष्प के साथ क्रिया करके या हल्की होने के कारण सीधी वायुमंडल में चली जाती है और वायुमंडल में जल की बूंदों से क्रिया करके अम्लों में परिवर्तित हो जाती है। ये जल की बूंदें जब अम्लों में चेंज हो जाती हैं और बरसात के रूप में गिरती हैं पृथ्वी पर, यदि इनकी पीएच का मान, सामान्य रूप से इनकी पीएच 6.5 के लगभग होती है, परंतु जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, भवनों, स्मारकों, मनुष्यों आदि पर घातक प्रभाव डालती है। मनुष्यों में आँखों संबंधित रोग, त्वचा संबंधित रोग, त्वचा का कैंसर आदि अम्लीय वर्षा के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है।